Hello students, in the previous lecture we did some questions of integration. इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जाना। इनडिफिनिट में लिमिट नहीं दी हुई होती है, इसीलिए इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद एक हम सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। लेकिन जब डिफिनिट इंटीग्रल की हम बात करते हैं तो उसमें लिमिट दी हुई होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब दी हुई होती है तो सॉल्व करने के बाद कैपिटल एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस कैपिटल एफ ऑफ लोअर लिमिट से उसका वैल्यू निकालते हैं। मतलब जब लिमिट चली जाती है ना इंटीग्रेशन में, तब आंसर एक वैल्यू आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपका आंसर आता है ना। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी किया था। जैसे कहीं पे दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन एंड लिमिट 2 से 3, कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। इसका वैल्यू इवैल्यूएट, मतलब इसका वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मेट पे है, तो इट कम्स आउट टू बी एक्स टू दी पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। पहले तो ये सॉल्व होगा, और यहाँ सी ऐड करो भी या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सी ऐड अगर कर भी देते हो तो एक बार अपर लिमिट रखोगे तो भी सी आएगा, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो भी सी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा सी। तो ये जानते हुए कि सी कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट 2 to 3 लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/3, एक्स टू दी पावर 3/3 और लिमिट 2 to 3, है ना। अब 2 to 3 लिमिट गई है और सॉल्व होके ये x³/3 जो आया, ये हमारा कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स 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 स्क्वायर था, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो हमने पढ़ा है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने इंटीग्रेशन की थ्योरी में दी है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। वैसे कैपिटल एफ स्मॉल एफ आप किसी को भी बोल सकते हो। तो x³/3 ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और अब हमें कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ a करना है। तो ये आपका a है एंड दिस इज योर b, है ना। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो x के बदले 3 रखेंगे पहले, तो 3 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है तो 3 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और फिर माइनस 2 का क्यूब बाई 3, 2 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सो इट विल बी 3 एलसीएम आएगा 27 माइनस 8, इट कम्स आउट टू बी 19/3 यूनिट आंसर हो जाएगा। जैसे अच्छा, ये ज्योमेट्रिकली क्या देता है, तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली ये देगा एरिया अंडर द कर्व। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, ये एरिया अंडर द कर्व देगा। एरिया अंडर द कौन सा कर्व, तो एक्स एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का कर्व में सबसे पहले एक्स एक्स स्क्वायर को हम ड्रॉ करेंगे, और x = 2 से लेके x = 3 तक का एरिया दे देगा। जैसे अगर हम समझे तो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं जरा, तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने का मेथड मैंने आपको बताया है। एक्स एक्स वाई = यहाँ एफ ऑफ एक्स = एक्स एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होगा, तो ये अपवर्ड कॉन्केव पैराबोला होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। ये अगर एफ ऑफ एक्स को y बोलते हो तो इट इज y = एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो y = kx² वाला फॉर्म है ये, k जहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अपवर्ड कॉन्केव पैराबोला हो जाएगा, y एक्सिस की तरफ खुला होगा। अब अगर आप एरिया की बात करोगे, तो जैसे आप कहोगे ना कि सर ये 19/3 कौन सा एरिया है, ये 19/3 एरिया है x = 2 से लेके x = 3 का। तो मान लो x = 2 यहाँ कहीं होगा और x = 3 यहाँ कहीं होगा, तो x = 2 दिस इज x = 2 एंड दिस इज x = 3, है कि नहीं। तो ये एरिया बेसिकली ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज द एरिया। मतलब 19/3 जो है ना, यही एरिया = 19/3 यूनिट या स्क्वायर यूनिट बोलो, आप बोल सकते हो, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक है। वो डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो दिस इज द, है ना। मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन का को पूछने का, डिफरेंट इंटीग्रेशन के सवाल क्वेश्चंस पूछने का दूसरा तरीका है कि आपसे एरिया अंडर द कर्व भी पूछा जा सकता है। तो जब कभी भी एरिया अंडर द कर्व पूछने की बात आएगी, तो आप सबसे पहले उस कर्व के इक्वेशन को देखेंगे, है ना, और इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, यू विल गिव द आंसर कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ a कर देंगे। ऑलराइट,
इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना, लेकिन अभी हम उन मेथड्स को अगर जरूरत पड़ेगा तो पढ़ेंगे। अभी तो हम बस फिजिक्स हमारा जस्ट स्टार्ट हो जाए उसके लिए हम इनपुट को देख रहे हैं। इंटीग्रेशन में जैसे एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस के प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं, है ना, अभी बहुत सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और उस इंटीग्रेशन से अच्छा जब भी जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में एक आध बार अलग टाइप के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, वहां पे हम लोग देखेंगे, है ना, वहां जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेशन का नया फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, मैंने एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब आई मीन टू से अभी हम इसको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ के कंप्लीट नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगेगा, क्योंकि बड़ी जल्दी अब हम लोगों को स्विच करना है फिजिक्स की तरफ। तो डेट्स वाई कुछ मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ इंटीग्रेशन पे, है ना, एटलीस्ट उनको जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व from x is equal to 1 to x is equal to 3 for followings, मतलब नीचे कुछ कर्व दे रहा हूं मैं जिसका इक्वेशन दे रहा हूं, आपको उस कर्व का के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना है x is equal to 1 से x is equal to 3 तक। पहला है y is equal to 2x स्क्वायर, मतलब ये y को आप स्मॉल f ऑफ x समझेंगे, y is equal to 2x स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेट करेंगे, फिर सॉल्व करके लिमिट 1 से 3 ले लेंगे। दूसरा है y is equal to x क्यूब, तीसरा है y is equal to x स्क्वायर माइनस 3, फोर्थ है y is equal to e to the power x, फिफ्थ है y is equal to ln x, सॉरी y is equal to 1 by x। इनका आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब इन सब कर्व का के नीचे एरिया निकालना है का मतलब इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट कहां से कहां तक भेजना है, 1 से 3 तक, x is equal to 1 से x is equal to 3 तक की लिमिट आपको भेजनी है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आप करेंगे। अच्छा इंटीग्रेशन में हम लोग इतना ही अभी पढ़ना है, इंटीग्रेशन आगे और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, वो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, जेई वाले जितने लोग हो पढ़ोगे बहुत डिटेल में, उसका एक रिजल्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में बहुत बार, है ना। जैसे उस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट समझा देता हूं, जैसे कभी कभी आप एक ऐसा फंक्शन देखेंगे y is equal to 1 plus x to the power n, है ना, जैसे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 25 25.5 कुछ भी, तो ये ऑलमोस्ट अगर 1 plus x to the power n कहीं है, इसको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कभी कभी आप देखेंगे 1 एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको सॉल्व करना होगा 1 plus 1 by 100 पे पावर 50, मान लो ऐसा कुछ आ गया सॉल्व करने के लिए कि इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो 1 plus 1 by 100 पे पावर 50, अब बताओ आप 50 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं, ये बाइनोमियल से आता है कि 1 प्लस के 1 के बाद जो 1 by 100 है ये 1 से काफी छोटा है, 1 से क्या है, काफी छोटा है। तो 1 से काफी छोटा जो नंबर है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ शर्त क्या है कि अगर x मॉड ऑफ x 1 से काफी छोटा रहे, मॉड x क्या रहे, 1 से काफी छोटा रहे, दिस इज मॉड x इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, then 1 plus x to the power n is almost equal to 1 plus nx, almost approximately equal to ये हो जाता है 1 plus nx। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 plus 1 by 100 पे पावर 50, अब चूंकि 1 by 100 1 से काफी छोटा है तो ये फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, इसके वैल्यू, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 1 by 100, x का काम कौन कर रहा है 1 by 100,
और n का काम कौन कर रहा है 50, क्योंकि 1/100 1 से काफी छोटा है तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी 1 प्लस एन कितना है 50 एंड टू एक्स कितना है 1/100, 50 से 2 टाइम कैंसिल, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 हो जाएगा, 3/2 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1/100 पे पावर 50 करेंगे ना तो ये 3/2 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस 1/100 पे पावर 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह फिजिक्स में काम आएगा, केवल ये अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, इससे बहुत सारा सिचुएशन पे ये इसका यूज आएगा, जहाँ आएगा वहाँ हम लोग और भी देखेंगे, है ना। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, बस इसी फॉर्मेट को ध्यान रखना है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर है ना। 2 4 5 क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप जरूर निकालेंगे, जितना जल्दी हो सके इन पे, है ना, आप एक बार हाथ आजमा लो। ऑलराइट, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। पहला 1.01 पे पावर 56, दूसरा 1.003 पे पावर 10, थर्ड 51 पे पावर 40। बहुत जगह एग्जैक्ट भी नहीं निकालना है, आप फैक्टराइज्ड करके भी, फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। बी 101 पे पावर 60, ये 4 क्वेश्चंस आप लगाएंगे, है ना। 101 पे पावर 60, 1.01 पे पावर 56, हर जगह उसी फॉर्मेट का यूज करना है। जैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ, 51 है ना, 51 को हम 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 पे पावर 40, फिर 50 को कॉमन अगर ले लें तो 1 प्लस 1/50 बचेगा, एंड होल पे पावर 40, तो वो होगा 50 पे पावर 40 अलग हो जाएगा, और 1 प्लस 1/50 पे पावर 40 को आप उस फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे और मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में आप आंसर दे देंगे। ये दोनों आप उसमें यूज करेंगे। ये तो एग्जैक्ट 1 वाले 1 प्लस, जैसे ये 1.01 को 1 प्लस 1/100 लिख देंगे, 1.003 को 1 प्लस 3/1000 लिख देंगे, है ना, 1 2 3, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आप वहां करेंगे। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लॉग आइडेंटिफाई करने की बात आएगी, है ना। कभी कभी लॉग वाला सिचुएशन आएगा, है ना, उसको सॉल्व करना होगा। तो लॉग में क्या है, लॉगरिथम की अगर हम बात करें, लॉगरिथम की बात करें तो ये क्यों यूज हुआ, इसकी कहानी है ना, बहुत डिटेल में इसकी कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, है ना, बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना। और अगर किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। डिफिकल्ट क्या होता है, कर तो सकते हैं दूसरे फंक्शन के फॉर्म में, उनको हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक स्केल हम लोग लेते हैं लॉगरिदमिक स्केल, जो कि बहुत अजीबोगरीब फंक्शन को एक इजीली सॉल्वेबल फॉर्मेट में बदलने का काम करता है। मतलब 2 पैरामीटर में अगर अजीबोगरीब रिलेशन हो तो उनका लॉग हम ले लेते हैं ना, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन काफी ही इजीली सॉल्वेबल हो जाता है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे लॉगरिदम का हम लोग यूज करते हैं बहुत जगहों पे। जैसे इसका मतलब क्या है, तो लॉगरिदम पूरा नाम है इसका लॉगरिदम। जैसे कहीं लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले इसके फीचर की बात करो,
तो कहीं पे लिखा हुआ है लॉग, तो हर लॉग का अपना एक बेस होता है जो कि लॉग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कहीं लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई, कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब एक लॉग, किसका लॉग, तो एक्स का लॉग, लॉग का बेस कितना है ए, और ये किसके बराबर है, तो वाई के बराबर है। तो इसका मतलब होता है, इट इंप्लाइज दैट, इसी बात का एक मतलब होता है पावर फंक्शन के फॉर्म में, है ना, दैट इज ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ध्यान यहां रखना है कि बेस में, है ना, अगर हम बेस की बात करें तो बेस 0 नहीं होना चाहिए, लॉग का बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना, 1 भी नहीं। ये ए जो है, ए पे कंडीशन है ना, ए पे कंडीशन है कि ये बेस 0 नहीं होना चाहिए, है ना, दूसरी बात 1 नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, जब कभी भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो वहां ऐसा ही होगा, वो 0 1 नहीं होगा, बेस कुछ अलग ही होगा, जैसे 10 हो सकता है ना। एक नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जो कि हमने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बताया था, ई टू दी पावर एक्स, है ना, उस ई का लॉग के साथ एक मतलब एसोसिएशन है, एक रिलेशन है, जिसकी हम बात करेंगे, है ना। लॉग के बारे में आपको रिसर्च नहीं करना, ये मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे, आप केवल इतना देखो कि लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ऑलराइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, यानी लॉग बेस 10 100 का वैल्यू कितना होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कुछ होगा, बराबर व्हाट, एक क्वेश्चन है, तो हम मान लेंगे लेट लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू कुछ वो मान लेते हैं, y ही मान लेते हैं इसे, मान लिया कि y है, तो अब y कैसे निकलेगा, तो अगर log बेस 10 100 y है तो 10 टू द पावर y किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए, और 100 क्या है, खुद 10 टू द पावर 2 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या ऐसा भी कभी कभी लिखा जा सकता है log बेस 10 एंड यहाँ पे डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3, कितना आएगा, तो मान लेंगे कि ये x है, यानी log x 10 इज इक्वल टू 3, log x बेस 10 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, x कितना होगा, तो अभी देखा हमने कि log बेस a x इज इक्वल टू अगर y है तो a टू द पावर y x के बराबर होना चाहिए, यानी 10 टू द पावर 3 जो होना चाहिए वो x के बराबर होना चाहिए, यानी x आ जाएगा 1000, x कितना आ जाएगा 1000। अच्छा, ये बेस जरूरी नहीं है कि बेस 10 ही हो, है ना, ध्यान रखेंगे, कभी कभी बेस नहीं दिया हुआ होता है लॉग में, तो लॉग में जब बेस नहीं दिया हुआ हो ना, तो लॉग का बेस हम ई लेते हैं, उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। ऑलराइट, जैसे अगर हम बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है log e x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, e टू द पावर y इज इक्वल टू x। ये e जो है ना, e को हम लोग बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है, ये ध्यान रखेंगे इस बात। इस log e x को ही एक और तरीके से लिखते हैं, सिंपल ln x भी कहीं कहीं देखेंगे, l फॉर log, n फॉर नेचुरल, तो जब ln x लिखा हुआ हो ना कहीं पे सिंबल, तो आप समझ जाना कि इसका बेस e है, क्योंकि नेचुरल log का बेस e होता है। तो ln x इज इक्वल टू अगर y कहीं लिखा हुआ है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन में बेस नहीं दिखेगा आपको, तो तुरंत समझ बैठना है कि इसका बेस e होगा। इसका भी मतलब क्या होगा, तो इसका भी मतलब e टू द पावर y इज इक्वल टू x होगा। e का अपना एक वैल्यू होता है 2.6 के आसपास, इसका अपना वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे जहां भी लॉग की बात आएगी बहुत बार आंसर e के ही फॉर्म में आपको देना होगा, e का अगर वैल्यू दे देगा तो वैल्यू से आंसर
अपना लिख लेंगे, है ना। तो ln x इज इक्वल टू वाई भी कहीं लिखा हुआ हो तो e टू द पावर y इज इक्वल टू x होगा, ठीक है। log का बेस जो होगा कभी 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, है ना, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर हम ले लेंगे तो 1 पे ये y कुछ भी रहेगा, x को 1 ही आना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम log का बेस कभी 1 नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, अब कुछ बातें कर ले हम लोग, जैसे log से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, 2-4 इन्फॉर्मेशन है जो कि ध्यान रखेंगे, जो फिजिक्स में कभी कभी काम आएगा। जैसे log बेस a, अब मैं बेस को a बोल रहा हूं, अब a कुछ भी हो सकता है, e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। log बेस a, है ना, x टू द पावर n, x टू द पावर n इज इक्वल टू n log x बेस a हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें log ऑफ बेस 10, है ना, 100 पे पावर 3 की अगर हम बात करें तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसको पहले सॉल्व कर लो, जैसे ये किसके बराबर होगा, तो 100 पे पावर ये 3 है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो मैं यहाँ भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये मान लो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, तो log बेस 10 100 पे पावर 3, है ना। अब 100 पे पावर 3 जो होगा, मान लो ये y के बराबर या ये कुछ y के बराबर है, इसका मतलब 10 टू द पावर y जो होना चाहिए वो 100 पे पावर 3 के बराबर होना चाहिए। अभी हमने देखा था 100 पे पावर 3 के बराबर होना चाहिए, है ना। अब 100 पे पावर 3 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 पे पावर 3, यानी 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 3 जा 6, यानी y कितना आना चाहिए हमारा, 6 आना चाहिए। y कितना आना चाहिए, 6। अब जरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि log बेस a x टू द पावर n, अगर n log x है तो क्या सच में ये 6 के बराबर n log x 6 के बराबर आना चाहिए। अगर हमने y माना है, इस पूरे को मैंने y मान लिया है, मैं जरा चेक करता हूं कि इसको अगर इस फॉर्मेट में रखते हैं तो क्या ये y सच में 6 आता है कि नहीं। तो अगर इसी को अब इस फॉर्मूले की बात करो, log बेस 10 100 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं log बेस a x टू द पावर n को n log x बेस a लिख रहे हैं, तो n कितना है यहाँ 3, यानी 3 log 100 बेस 10। अब ये किसके बराबर है जरा, तो मान लो ये z के बराबर है, तो ये z और y दोनों बराबर होने चाहिए, अभी बात किए थे, क्योंकि ये तो दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं इसको अपने मन से z मान लूं तो क्या ये z 6 आएगा, तो जवाब है हाँ बिल्कुल आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये अब गौर कीजिएगा। अब सबसे पहले log बेस 10 100 किसके बराबर है, log बेस 10 100 को अगर मैं w मान लेता हूं तो 10 टू द पावर w 100 के बराबर होना चाहिए, और 100 क्या है 10 टू द पावर 2, यानी w किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो w जब 2 के बराबर है तो z 3 इंटू w, और w कितना आ गया 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू z, दैट इज 6 इज इक्वल टू z। तो देखो ये z और ये y दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसलिए ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने जानबूझ के दिखाया, वैसे तो मैं फॉर्मूला लिख रहा था, अब आप इसको ध्यान रखिए। log बेस a x टू द पावर n इज इक्वल टू n log x बेस a होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग